Hello guys, welcome back to our channel part 5 CEO/S Innocent Substitute Wife. Chapter 81 तारा आउट नैना इन। नैना कहती है वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस रिलेटेड काम के लिए गए हैं। अब आगे तारा कुछ भी नहीं खा पी रही थी। नैना की बातों को सुनकर उसका खाना खाने का अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो बस अब जल्दी से घर जाकर सोना चाहती थी। तारा अपने मन में सोच रही थी, इससे अच्छा तो मिस्टर सूर्यवंशी के साथ घर में ही रुक जाती मैं। कितना अच्छा मूड था आज उनका। यहाँ आने के लिए कितना तैयार हुई थी मैं। आधा घंटा लगाकर मैंने अपने बालों को स्ट्रेट किया था, वो भी 2 बार, सब वेस्ट हो गया। नैना जब देखती है तारा खाना नहीं खा रही है तो वो उसे कहती है, अरे तारा तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो। तारा उसे कहती है, मैंने खा लिया। नैना उसे कहती है, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, खाना पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? कुछ और बनवाओ क्या तुम्हारे लिए? तुम्हें आदत नहीं है क्या ये सब खाने की? तारा उसे कहती है, नहीं अच्छा है खाना, बस मेरा पेट भर गया। नैना वंश को कहती है, तेरी वाइफ तो कुछ खा ही नहीं रही है, ना ही कुछ पी रही है ये। इसको कह खाने को फिनिश करे। वंश तारा को आंखों ही आंखों में पूछता है, आप ठीक हो? तारा मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाती है। राशि वंश को कहती है, शायद तारा को तेरे हाथ से खाना खाना है। ऐसे इसका मन नहीं हो रहा होगा अपने हाथ से खाना खाने का। तारा राशि को कहती है, मेरा सच में पेट भर गया है, अब मेरा मन नहीं हो रहा है कुछ भी खाने का। नैना तारा को कहती है, ठीक है तुम्हें नहीं खाना तो तुम नहीं खाओ, पर इतना कम खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से तुम अपनी तबीयत खराब करके जाओ, इसीलिए तुम ये फ्रूट जूस पी लो। जूस पीकर तुम्हें अच्छा फील होगा और तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं होगी। नैना के इतना कहने पर तारा ड्रिंक पीने लगती है। तारा जूस पीते पीते अपने मन में सोच रही थी, ये मुझे खाना खाने के लिए इतना क्यों कह रही है, जैसे इनको फर्क पड़ता ही है मेरे भूखे रहने से। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मुझे। खाना खिलाकर मुझे मरने का प्लान तो नहीं है ना इनका, क्योंकि मैंने इनका केबिन अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया। खाना तो टेस्टी था, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। नैना सर्वेंट की तरफ देखती है, वो उसकी तरफ थम्बस अप का साइन करता है। नैना के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, जैसे जैसे तारा जूस को पूरा पी रही थी। कुछ देर बाद डिनर करके नैना म्यूजिक ऑन करती है। वंश तारा को डांस करने के लिए कहता है। ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद से ही तारा का सर भारी भारी सा होने लगा था, इसीलिए वो उसे मना कर देती डांस करने के लिए। वंश भी डांस नहीं करता तारा के बिना। पार्टी म्यूजिक चल रहा था, नैना, विशाल और राशि डांस कर रहे थे। दरवाजे को कंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। आधा टका जो फील करे वो 2 रेड बुल गटक ले, और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। वंश और तारा उनको सोफे पर बैठकर देख रहे थे। रात के 11 बज गए थे। तारा के सर में और दर्द हो रहा था म्यूजिक के शोर से। उसे बहुत अलग फील हो रहा था अपने शरीर में। तारा वंश को कहती है, मिस्टर सूर्यवंशी हम घर चले, मुझे नींद आ रही है अब। तभी राशि वंश और तारा का हाथ खींचकर कहती है, तुम दोनों तो डांस ही नहीं कर रहे हो। वंश राशि को कहता है, मन नहीं है, तू कर ले। वैसे भी हम जाते हैं अब, 11 बज गए हैं। राशि उसे कहती है, इतनी जल्दी कोई जाता है क्या? अभी तो बस 11 ही बजे है, साथ में चलेंगे ना? वंश उसे कहता है, जाने में भी तो टाइम लगेगा, सुबह ऑफिस भी जाना है, आजकल वर्कलोड ज़्यादा है। राशि उसे कहती हैं, वर्कलोड तो हमेशा ही तेरा ज़्यादा होता है, अपने साथ अपनी वाइफ को भी काम करवाता रहता है पूरा दिन। इतने दिन हो गए शादी को, जब देखो तब काम काम करता रहता है। ये नहीं इसको हनीमून पर लेकर जाए, इसके साथ पार्टी करे, डांस करे। तारा के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो वंश का हाथ खींचकर वंश को कहती है, राशि सही कह रही है, अपने साथ आप मुझसे भी काम करवाते रहते हो, चलो डांस करते हैं। वंश तारा को कहता है, आपके सर में दर्द हो रहा था ना? तारा उसे कहती है, अब नहीं हो रहा है, मुझे डांस करना है आपके साथ। राशि वंश को कहती है, अब तो तेरी मिसेज सूर्यवंशी भी कह रही है,
अब तो रुक जा। देख कितना मन है इनका तेरे साथ डांस करने का। वंश उसे ठीक है कहता है। वो और तारा भी उनके साथ डांस करने लगते हैं। बस आज की रात है, कल से वही सियापे हैं। जी भर के नाच लो। ना घरवाले ना मापे हैं, सब पे अपना राज है। डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तारा मस्त होके वंश के साथ डांस कर रही थी। तारा को खुश देखकर वंश भी खुश था। उसको डांस करते देखकर नैना अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा है, ड्रिंक ने अपना असर दिखाना शुरू कर ही दिया। कितना गुस्सा होगा वंश जब वो अपनी सो कॉल्ड वाइफ की वजह से एम्ब्रेस होगा। सूर्यवंशी खानदान की बड़ी बहू जब नशे में उल्टी सीधी हरकतें करेगी तब तो उसका पति वंश सूर्यवंशी उसको तलाक दे ही देगा। तलाक के बाद वंश जब दुखी होगा तो उसको उसकी बचपन की दोस्त ही तो संभालेगी। क्या फूल प्रूफ प्लान है मेरा। तारा आउट नैना इन। वेल डन नैना, तेरा जवाब नहीं। चैप्टर 82 माफ़ी भी इसे मांग रही है, देसे मुझ पर आसान कर रही है। रात के 11 बज रहे थे। अंश अपने घर की छत पर खड़ा था। तभी उसके पास तन्वी आकर खड़ी हो जाती है। अंश उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। तन्वी भी कुछ नहीं कहती है। फिर वो अंश को हिम्मत करके कहती है, बंदर। अंश उसे कहता है, बोली काली बिल्ली। तन्वी उसे कहती है, कल रात के लिए सॉरी। अंश तन्वी को हैरानी से देखने लगता है। उसे लगा वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि तन्वी उसे सॉरी कह रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले तन्वी उसे इग्नोर रही थी और अब उसे सॉरी कह रही है। अंश उसे कहता है, सॉरी किस लिए? और जहाँ तक मुझे याद हो गुस्सा तो मैंने तुम्हें दिलाया था तुम्हारे मंगेतर के बारे में उल्टा सीधा कहकर। सॉरी तुम मुझे क्यों कह रही हो? तन्वी उसे कहती है, वो मुझे कल तुम्हें घमंडी नहीं कहना चाहिए था। मना तुम हो घमंडी, तुम में पैसों का घमंड है। तुम में इस बात का भी घमंड है कि तुमने सूर्यवंशी खानदान में जन्म लिया है। पर मुझे तुम्हें तुम्हारे मुंह पर तो घमंडी नहीं कहना चाहिए था। तन्वी अपनी धुन फ्लो में बिना अंश की तरफ देखे सब कुछ कह रही थी। तभी उसकी नज़र अंश पर जाती है, जो उसको घूर कर देख रहा था। वो उसे कहता है, तुम मुझसे सॉरी कहने आए हो या मुझे गुस्सा दिलाने आए हो? तन्वी उसे कहती है, मैं तुमसे सॉरी कहने ही आई हूँ। कल रात के लिए सॉरी। मुझे तुम्हें ये भी नहीं कहना चाहिए था कि तुम तुम्हारे डैड के पैसों पर ऐश करते हो। मैंने सुबह दीदी को बताया रात की हमारी लड़ाई के बारे में। उन्होंने बताया मुझे तुमने अपनी मेहनत से तुम्हारा बिजनेस खड़ा किया है और बिना जीजू की मदद के उसे आगे लेकर गए हो। तुम जीजू की रिस्पेक्ट करते जो, इसलिए उनकी हर बात मानते हो। अंश उसे कहता है, तुमने भाभी को भी बता दिया रात की हमारी लड़ाई के बारे में? तन्वी उसे कहती है, मैं अपनी दीदी को हर बात बताती हूँ, उनको तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बताती हूँ। मैं जो हरकतें तुम मेरे साथ करते हो वो भी बताया था मैंने। जो तुमने मेरी मदद की थी, मेरा एडमिशन लेटर ला कर दिया था, हर बात बताती हूँ मैं अपनी दीदी को जो मैं बता सकती हूँ। रात वाली बात तो इसलिए बताई थी क्योंकि मैं तो तुम्हारी शिकायत करना चाहती थी उनसे, पर उन्होंने मुझे ही डांट दिया ये कहकर कि मुझे तुम्हें घमंडी नहीं कहना चाहिए था। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम मुझसे बड़े हो, जीजू के भाई हो, उनके देवर को, वगैरह वगैरह। अंश उसे कहता है, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे खा जाओगी। और माफ़ी मांगने के लिए तो सुबह कहा था ना भाभी ने, अब क्यों रात के 11 बजे तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तन्वी उसे कहती है, वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना तुमने ही मुझे गुस्सा दिलाया था, तब मैंने तुम्हें घमंडी कहा था, इसीलिए अपनी गलती मानते हुए तुम मुझे माफ़ कर दो। अंश अपने मन में कहता है, माफ़ी भी ऐसे मांग रही है जैसे मुझ पर आसान कर रही है। इतनी रात को मुझसे माफ़ी मांगने क्यों आई है ये? तन्वी उसके हाथ को हिलाकर कहती है, बंदर करो मुझे माफ़। अंश उसे कहता है, ठीक है, किया तुम्हें माफ़, और मुझे ये बंदर कहना भी बंद करो। अंश नाम है मेरा ये कहा करो। मेरी मॉम ने बहुत सोचकर मेरा नाम अंश रखा था, अंश सूर्यवंशी। तन्वी उसका हाथ खींचकर नीचे ले जाते हुए कहती है, क्या सोच कर रखा था?
जीजू का नाम वंश है तो तुम्हारा नाम अंश रख लिया, क्या मेहनत लगी इसमें। नाम तो तुम्हारा तब अच्छा होता अगर तुम्हारा नाम अर्जुन या अमन होता। और बंदर को तो बंदर ही कहूंगी ना मैं। इतनी रात को भी तुम्हें बंदर की तरह चैन नहीं है। ये नहीं कि अपने रूम में रहो। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें पूरे घर में और तुम वहां छत पर घूम रहे हो। बंदर कहीं के। चैप्टर 83 तुम कैसे भी हो पर तुम इंटेलिजेंट हो। तन्वी अंश का हाथ खींचकर छत के नीचे लेकर आ रही थी। अंश जो उसके हाथ खींचने पर उसके पीछे पीछे चल रहा था, वो उससे पूछता है, ए काली बिल्ली मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही हो। मेरा हाथ खींचकर तोड़ने का इरादा है क्या। तन्वी उसको उसके रूम में लेकर आती है। वो उसे कहती है, मैंने तुम्हें अब माफ़ कर दिया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, चलो अब पढ़ाओ मुझे। तन्वी अंश के रूम के बेड पर बैठ जाती है, जहाँ उसकी किताबें पहले से ही रखी हुई थी। अंश किताबों को देखकर उसको कहता है, तो तुम मुझसे माफ़ी मांगने का इतना नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हें मुझसे पढ़ना है। तुम चाहती हो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। तन्वी उसे कहती है, तो तुम्हें क्या लगा, आओ मुझे पढ़ाओ, तुम कैसे भी हो पर तुम इंटेलिजेंट हो, साथ में तुम बहुत अच्छे से समझते हो। कल जब मैं तुमसे लड़ाई करके अपने रूम में गई थी, फिर ये वाला टॉपिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। पूरे दिन मैं इसको समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं थक हार कर तुम्हारे रूम में आ गई पर तुम यहाँ नहीं थे, तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए छत पर आ गई। अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। चुप होके यहाँ आओ और मुझे सब समझाओ। मुझे टॉप करना है इस बार कॉलेज में और तुम्हारे बिना मैं नहीं कर सकती। अंश उसे कहता है, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, मैं कोई तुम्हारा सर्वेंट हूँ जो तुम्हारी सारी बात मानूंगा। किससे पूछकर तुम मेरे रूम में आए हो। तुम्हें नहीं पता किसी के रूम में बिना उसकी परमिशन के नहीं आना चाहिए। तन्वी उसे कहती है, तुम भूल गए, तुम मेरे दीदी के देवर हो, मेरे जीजू के भाई हो, मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ। अंश उसे कहता है, ये क्या लॉजिक है, बाहर जाओ मेरे रूम से अपनी किताबें लेकर। तन्वी उसे कहती है, तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे। अंश उसे कहता है, नहीं, रात ज़्यादा हो गई है, मेरा मूड नहीं है तुम्हें पढ़ाने का, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे भी सोने दो, तुम भी सो जाओ। इतना स्ट्रेस नहीं लो एग्जाम का, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बस एग्जाम से डर रही हो। 100 से ऊपर कोई नंबर नहीं होते हैं। तन्वी उसका हाथ खींचकर बेड पर उसको बैठाकर उसको कहती है, तुम मुझे पढ़ा रहे हो या मैं जीजू के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करके आऊं कि तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे हो। अंश उसको कहता है, जाओ भाई के रूम में, तुम भूल रही हो भाई और भाभी है ही नहीं इस वक्त घर में। किससे शिकायत करोगी मेरी। तन्वी कुछ सोचकर कहती है, ठीक है तो मैं यशोदा आंटी के पास जाती हूँ, आजकल मैं उनकी फेवरेट हो रही हूँ, वो जब तुम्हारे कान खींचेगी तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, फिर तो तुम्हें मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तन्वी जाने कहती है। अंश उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे तन्वी उसकी गोद में गिर जाती है। एक पल के लिए तो उन दोनों को ही समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। तन्वी उसकी गोद से उठकर उसको कहती है, बंदर कहीं के ये क्या कर रहे थे तुम। अंश उसको जल्दी से कहता है, सॉरी मैं बस तुम्हें रोक रहा था, चलो पढ़ते हैं। तन्वी कुछ नहीं कहती है, उतना तो उसको अंश पर और यशोदा जी की परवरिश पर विश्वास था ही कि वो कभी भी ऐसी बड़ी हरकत जानबूझकर नहीं करेगा। उसे पता था, अंश बस उसको रोक रहा था। तन्वी उसके सामने बैठ जाती हैं। अंश उसको पढ़ाने लगता है। अंश के दिमाग में थोड़ी देर पहले का तन्वी का उसकी गोद में गलती से बैठना याद आ रहा था। तन्वी ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रही थी, वो तो भूल भी गई थी सब कुछ। अंश के दिमाग कोई बात आती है। वो तन्वी से कहता है, सुनो। तन्वी बुक में देखते हुए हम कहती है। अंश उसे कहता है, थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसके बारे में भाभी को नहीं बताना। तन्वी उसको कंफ्यूजन में पूछती है, क्या नहीं बताना हो, क्या हुआ था। अंश उसे कहता है, वो जो हम दोनों, तुम मेरी, मतलब मैंने तुम्हें खींचा था और तुम मेरे ऊपर, हम इतने करीब, तुमने कहा था ना तुम भाभी को मेरी सारी बातें बताती हो, प्लीज़ भाभी को नहीं बताना, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया था। चैप्टर 84 दारू पीकर अगले दिन ऐसा ही लगता है। तन्वी उसे कहती है, मुझे पता है तुम इस बड़ी ये हरकत जानबूझकर नहीं कर सकते।
और वैसे भी मैं बस दीदी को वो बातें बताती हूँ जब मैं तुम्हारी शिकायत करना चाहती हूँ। मुझे लगता है जब तुम गलत होते हो। आज तुम सेफ हो, पर अगर जानकर तुम मुझे परेशान करोगे तो दीदी को भी बताऊंगी और जीजू को भी बता दूंगी मैं सब कुछ। अंश उसे कहता है, तुम कब तक मुझे मेरे भाई भाभी का नाम लेकर डराने वाली हो। तन्वी उसे कहती है, हमेशा। अब इधर उधर की बातें करना बंद करो और ये मुझे समझाओ। तन्वी बुक अंश को दे देती है। अंश बुक लेकर तन्वी को सब कुछ समझने लगता है। उनको पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज जाते हैं। अंश को तो पहले से ही नींद आ रही थी, वो तो उसको तन्वी ने जबरदस्ती करके उसको पढ़ाने को कहा था। अब उसको और नींद आने लगी थी, पर तन्वी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने तो ठान ही आज सारा सिलेबस पूरा करके ही रहेगी। अंश उसे कहता है, काली बिल्ली मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तन्वी उसे कहती है, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर चली जाऊंगी मैं। अंश को लाइट भी परेशान कर रही थी तो वो तन्वी को कहता है, मुझे तो नींद आ रही है ना, सो जाओ तुम। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो तुम मुझसे। तन्वी कुछ भी नहीं कहती है। अंश एक नज़र तन्वी को देखता है और थक हार कर लाइट से बचने के लिए अपने मुंह पर तन्वी का दुपट्टा डाल लेता है। उसको आंख बंद करते ही नींद आ जाती है। तन्वी एक नज़र अंश को सोते हुए देखती है, फिर अपना ध्यान अपनी बुक्स में लगा लेती है। अगली सुबह सुबह 7 बजे अंश की आंख खुलती है। उसको उठते ही तन्वी का चेहरा दिखता है। अंश बिना पलक झपकाए बस तन्वी को ही देखने लगता है। उसके दिल को भी पता था उसको तन्वी से प्यार होने लगा था। उसकी करीबी, उसकी बातें उसको अच्छी लगने लगी थी, पर वो इस बात की बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था। तन्वी की आंख खुलती है, वो देखती है अंश उसे ही देख रहा था। तन्वी को भी रात की 3 बजे पढ़ते पढ़ते ही नींद आने लगी थी। वो जब जाने लगी तब वो अपना दुपट्टा अंश के मुंह से हटाने लगती है, पर अंश उसके दुपट्टे को कसकर पकड़ लेता है, को उसको नहीं छोड़ता। तन्वी का भी अंश को जागने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो समझ रही थी अंश बहुत ज़्यादा थक गया था उसको पढ़ाने के चक्कर में, और अपना दुपट्टा छोड़कर तो वो जाने वाली थी नहीं। वो भी वही सो जाती है। उसको कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी अंश के साथ एक रूम में सोने में। उसकी नज़रों में अंश उसका बस रिलेटिव था। तन्वी उठकर जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करती है। वो अंश को कहती हैं, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे थे। अंश उसे पूछता है, सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, मेरे बेड पर मेरे साथ क्यों सो रही थी। तन्वी अपनी किताबों को लेकर उसको कहती है, भूल गए रात को तुम मुझे पढ़ा रहे थे, रात को मुझे यही नींद आ गई, थैंक यू मुझे पढ़ाने के लिए। तन्वी जाने लगती है। अंश उसको पीछे से पूछता है, तुम्हारा अगला पेपर कब है। तन्वी उसे कहती है, 1 हफ्ते बाद है। तन्वी उसके रूम से चली जाती है। अंश वापस से सो जाता है। दूसरी तरफ सुबह 9 बजे तारा की आंख धीरे धीरे खुलती है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके चेहरे पर खिड़की से धूप आ रही थी, जो उसको परेशान कर रही थी। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर वंश को कहती है, मिस्टर सूर्यवंशी प्लीज़ ये खिड़की बंद कर दीजिए, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर आज फट जाएगा। कुछ हो गया है क्या मुझे, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। माइग्रेन तो नहीं हो गया मुझे। वंश जो उसके पास ही बैठा था और उसके जागने का इंतजार कर रहा, उसको पता था तारा का उठने के बाद कुछ ऐसा ही हाल होने वाला था। वंश साइड टेबल से नींबू पानी का ग्लास उठाकर तारा को देते हुए कहता है, आप चिंता नहीं करो, ये पीजिए, कुछ भी नहीं हुआ आपको, दारू पीकर अगले दिन ऐसा ही लगता है। चैप्टर 85 मैंने तो जूस ही पिया था बस। तारा अपना सर पकड़कर वंश को कहती है, तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, मैंने थोड़ी ना दारू पी थी। मुझे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी है, पहले आप प्लीज़ ये खिड़की बंद करके उस पर कर्टन लगाए, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है इस रोशनी से। वंश वो खिड़की बंद करके उस पर कर्टन लगा देता है। फिर वंश तारा को वो नींबू पानी का ग्लास देता है। तारा का सर अभी भी दर्द कर रहा था। वो धीरे धीरे वो नींबू पानी पीने लगती है। तारा अपने आप को देखती है, उसने नाइट सूट पहन रखा था। वो याद करने की कोशिश करती है। वंश उसे बस बैठा बैठा देख रहा था। वंश उसे पूछता है, आपको कुछ भी नहीं याद है कल रात को क्या क्या हुआ था, आपने क्या किया था।
तारा उसे कहती है, हम रात को मिस खन्ना के घर पर गए थे, हम सभी डांस कर रहे हैं। फिर हम घर कब आए? वंश उसको कहता है, हाँ हम डांस कर रहे थे, पर उससे पहले आपने दारू पी ली थी। तारा वंश की तरफ देखती है। वंश हाँ में सर हिलाता है। तारा उसे पूछती है, आप सच कह रहे हो? मैंने दारू पी ली थी। वंश फिर से हाँ में सर हिलाता है। फ्लैशबैक, कल रात हंसिया चांद का चेहरा। नैना के घर में वो सभी डांस कर रहे थे। नैना बस इंतजार कर रही थी तारा कब कोई उटपटांग हरकत करे और वो मौके का फायदा उठाकर वंश को उसके खिलाफ भड़का दे। तारा देखती है, नैना वंश के पास डांस कर रही थी। तारा को गुस्सा आता है, वो अपना मुंह गुस्से में फूला लेती है और म्यूजिक सिस्टम बंद कर देती है। सभी तारा की तरफ देखने लगते हैं, उसने इसे अचानक क्यों गाना बंद कर दिया। तारा नैना को डांटते हुए कहती है, आप मेरे पति के साथ क्यों डांस कर रही हो? मिस्टर सूर्यवंशी मेरे हस्बैंड है, वो बस मेरे साथ डांस करेंगे, आपके साथ नहीं करेंगे। तारा वंश का हाथ पकड़ लेती है। वो उसे कहती है, आप कहो मिस खन्ना को आप इनके साथ डांस नहीं करोगे, आप सिर्फ मेरे साथ डांस करोगे। मैं आपकी वाइफ हूँ, वो थोड़ी ना है। नैना वंश को कहती है, वंश तारा ये क्या कह रही है? अब इसे तेरी दोस्त के साथ डांस करने से भी प्रॉब्लम है। इतना शक कौन सी वाइफ करती है? तारा नैना को कहती है, आप चुप रहिए, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। विशाल वंश को कहता है, वंश मुझे लगता है भाभी ने गलती से ड्रिंक पी ली है, तब ये ऐस बड़ी ही बातें कर रही है। तारा न में सर हिलाकर विशाल को कहती है, नहीं भाई मैंने दारू नहीं पिई, मैं नहीं पीती हूँ। मेरे नानाजी ने कहा था मुझे बचपन में, दारू बुरे लोग पीते हैं। मैंने तो जूस ही पिया था बस। आप मिस्टर सूर्यवंशी से पूछ लीजिए, मैं कभी नहीं पीती हूँ। तारा वंश का हाथ हिलाकर वंश को कहती है, आप बताओ भाई को मैं नहीं पीती हूँ। वंश विशाल को कहता है, हाँ तारा नहीं पीती है। तारा विशाल को कहती है, देखा भाई नहीं पीती ना मैंने बस जूस ही पिया था। अच्छा जूस था, थोड़ा अलग था पर अच्छा था। तारा नैना को कहती है, मुझे तो लगा था आप मुझे देखकर दुखी होगी, क्योंकि मैं मिस्टर सूर्यवंशी के साथ आ रही हूँ, पर आपने तो मेरी भी अच्छे से खरीदारी की थी। आपको पता है मैंने यहाँ आने के लिए कितनी तैयारी की थी? आधा घंटा लगाकर मैंने अपने बालों को स्ट्रेट किया था, वो भी 2 बार। वो भी इसलिए क्योंकि मिस्टर वंश तारा का मुंह बंद कर देता है। राशि हंसते हुए वंश का हाथ हटाते हुए कहती है, बोलने दे तारा को, बेशर्म इंसान, तुझ में शर्म नहीं है, अपनी वाइफ का मुंह बंद करके उसको बोलने से रोक रहा है। राशि तारा को कहती है, तारा आप बोली आपने 2 बार आपके बालों को स्ट्रेट क्यों किया था? तारा उसे कहती है, क्योंकि मिस्टर सूर्यवंशी को रोमांस करना था मेरे साथ। आप सबको क्या कह रहे थे? ट्रैफिक मिल गया था। कोई ट्रैफिक नहीं मिला था हमें। मैंने कितना कहा था इनको हमें लेट हो रही है, पर इन्होंने मुझे कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तारा वंश को घूर के देखती है। 1.5 घंटा लगाया था इन्होंने, तभी तो मुझे 2 बार बाल स्ट्रेट करने पड़े थे। हमेशा ऐसा ही करते हैं, इनका बस चले न तो पूरा दिन मेरे साथ रोमांस करते रहे, ये मुझे तंग करते रहते हैं बस। राशि वंश को कहती है, बहुत गलत बात है, पूरा दिन कोई रोमांस करने का होता है क्या? कोई क्यों तंग करता है तू इनको? वंश राशि को कहता है, तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी? मेरी वाइफ के ड्रंक होने का फायदा उठा रही है। मैं कभी तेरी और विशाल की बातों के बारे में पता लगाता हूँ क्या? तारा वंश को कहती है, आप क्या कह रहे हो? मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैंने नहीं पी थी, मैं तो बस जूस। वंश तारा की बात बीच में काटकर उसे कहता है, हाँ आप ड्रंक नहीं हो, आपने तो बस जूस पिया था। चैप्टर 86, मेरे हाथ से इतना रोमांटिक हस्बैंड निकल गया। तारा खुश होके वंश को कहती है, आप तो मेरे मन की बात भी जान लेते हो, कितने टैलेंटेड हो आप। तारा राशि को कहती है, आपको पता है राशि, मिस्टर सूर्यवंशी मुझे। राशि हंसते हुए तारा को हग कर लेती है। वो उसके सर पर हाथ फेरकर उसको शांत करते हुए उसको कहती है, हाँ मैं समझ गई, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, आपको और बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी समझ गई कि मेरे हाथ से इतना रोमांटिक हस्बैंड निकल गया। राशि तारा का हाथ वंश को दे देती है।
वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वंश को कहती है, तारा को नशा ज़्यादा हो गया है, इनको घर लेकर जा। इससे पहले कि ये तेरे और बेडरूम सीक्रेट खोले, मैं रिग्रेट में मर जाऊँ तुझसे शादी नहीं करने के लिए, प्लीज़ इनको लेकर जा और कम तंग किया कर इनको। तारा वंश को कहती है, देखा अब तो राशि ने भी कह दिया, आप मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हो, पर इनको कैसे पता चला आप मुझे तंग करते हो? आपने बताया क्या इनको? ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, आपने हो बताया होगा, है ना? वंश उसे कहता है, हाँ मैंने हो बताया था इसको। तारा उसे नाराजगी के साथ कहती है, हर बात कोई बताने की होती है क्या? ऐसा कौन करता है? मैं थोड़ी ना आपकी बातें पूजा और ज्ञान को बताती हूँ। बहुत बुरे हो आप, मुझे नहीं करनी आपसे बात। वंश तारा की बात सुनकर अपना माथा पीट रहा था। वो सोच रहा था उसको घर कैसे लेकर जाए। राशि और विशाल दोनों को ही हंसी आ रही थी तारा की बातें सुनकर। वहीं नैना को खून के घुट ले रही थी तारा की बातें सुनकर। कहा वो तारा और वंश की लड़ाई कराना चाहती थी, कहा उसे ये सुनने को मिल रहा था कि वंश कितना रोमांटिक है, वो तारा को कितना तंग करता है। वंश तारा को कहता है, तारा चलिए हम घर चलते हैं। तारा उसे कहती है, अभी तो आए थे हम, अभी थोड़ी ना जाएंगे। पार्टी तो पूरी रात चलती है ना, अमीर लोगों की, मिस खन्ना भी तो अमीर है। नहीं है क्या? तारा नैना से पूछती है, आप नहीं हो क्या अमीर? वंश उसको बाहर ले जाते हुए कहता है, हम दोनों घर पर पार्टी करेंगे, ये वाली पार्टी इतनी अच्छी नहीं थी, हम दोनों अच्छी वाली पार्टी करेंगे। तारा खुश होके उसके साथ चलने लगती है। वो उसे खुश होके कहती है, सच में घर में पार्टी करेंगे ही हम। वंश उसे हाँ में जवाब देता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही राशि और विशाल और ज्यादा हंसने लगते हैं। राशि नैना से कहती है, हम दोनों भी जाते हैं, तारा तो गई, अब क्या ही मजा आएगा तेरी पार्टी में। नैना राशि से पूछती है, तूने ये क्यों कहा था तू रिग्रेट में मर जाएगी वंश से शादी नहीं करने के लिए? तेरे हाथ से रोमांटिक हस्बैंड निकल गया, तू तो विशाल से प्यार करती है ना बचपन से। राशि उसे कहती हैं, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंग। नैना उसको बताने की जिद करती है, तो राशि विशाल की तरफ इशारा करके कहती है, सब इसकी गलती है, ये है ना ये भाग गया था, ये मुझसे शादी नहीं कर रहा था, तो मेरे और वंश के घर वाले मेरी और उसकी शादी करवा रहे थे। इससे गुस्सा होके मैं वंश से शादी कर रही थी, वो अपनी मॉम की कसम के लिए मुझसे शादी कर रहा था। पर शादी वाले दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वंश की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी उससे शादी करके। प्यार तो मैं सिर्फ विशाल से ही करती हूँ ना, वो थोड़ी ना मुझसे प्यार करता है। कितना अच्छा और शांत है वंश, मैं ठहरी चालक। तो मैं शादी से भाग गई। नैना राशि से कहती है, तब वंश ने तारा से ऐसे अचानक से शादी की थी क्या? राशि उसे कहती है, हाँ वो उनसे पहले से ही प्यार करता था, तो उसने उनको कह दिया शादी के लिए, फिर उन दोनों की शादी हो गई। राशि और विशाल भी वहां से चले जाते हैं। नैना अपने मन में कहती है, मैंने कहा था डैड को वंश ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, तारा ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई है। उस तारा ने मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे वंश को फंसाया था और उसकी सब्स्टिट्यूट वाइफ बन गई। ये तो मुझसे भी ज़्यादा गेम खेलती है। चैप्टर 87 तारा का पहली बार वंश को वंश कहना। वंश और तारा कार में थे। वंश कार चला रहा था, तारा ने कार में गाना चला रखा था। तारा जोर जोर से गाना गा रही थी, कार पर तबला बजाते हुए। स्वर, हौले हौले साजना, धीरे धीरे बालमा, ओ हो, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसी भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नज़ारे, जरा हौले हौले, प्यार के सफ़र में होते ही रहेंगे, झगड़े हजार सनम, प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे, फिर भी मिला के कदम सजना, होते ही रहेंगे नीची नज़र के, मीठे मीठे इशारे, जरा हौले हौले। स्वर, वंश तारा को देखते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ आज मैं अपने साथ ड्राइवर को लेकर नहीं आया, नहीं तारा के ये इंडियन आइडल का ऑडिशन ड्राइवर भी सुन लेता और तारा को मुंबई में लेकर चला जाता वो। तारा ने ड्रिंक कैसे पी ली, इनको पता नहीं चला क्या ये जूस नहीं वाइन पी रही है। शायद कलर की वजह से कंफ्यूजन हो गई होगी।
तारा अपने सीट बेल्ट को देखकर वंश को कहती है, मिस्टर सूर्यवंशी, ये क्या आपने मुझे बांध क्यों दिया? आप मुझे किडनैप कर रहे हो। आप मेरे हस्बैंड को जानते नहीं हो, वो बहुत पावरफुल है। उनसे पंगा नहीं लेना आप। वंश उसे कहता है, मैं आपको किडनैप करके आपके हस्बैंड के पास ही लेकर जा रहा हूँ। वो बहुत पावरफुल है ना, आपके बदले में वो मुझे बहुत सारे पैसे दे देंगे। तारा खुश होके कहती है, फिर ठीक है। आपको पता है मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम है? वंश ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कहता है, हाँ पता है, सुना है मैंने, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तारा वंश की बाजू पकड़कर उस पर अपना सर रखकर कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, इतनी सारी लड़कियां उनके पीछे है, मैं किस किस से उनको बचाऊं? इतनी सारी तो उनकी बचपन की दोस्त है। पहले तो बस राशि मैम थी, अब नैना खन्ना भी आ गई। राशि के मन में तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। उनसे अगर मिस्टर सूर्यवंशी की शादी हो जाती तो भी वो दोनों साथ में खुश रहते। पर वो जो एक और दोस्त है उनकी नैना खन्ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। जब देखो तब मुझे नीचा दिखाती रहती है। ये दिखाती है कि मेरी औकात बस मेरे हस्बैंड की नज़रों में एक पीए से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कभी कभी मुझे डर लगता है वो मुझसे मिस्टर सूर्यवंशी को छीन लेगी। पता नहीं कब 6 महीने पूरे होंगे, विजन 2023 खत्म होगा और वो मेरे और मिस्टर सूर्यवंशी की जिंदगी से जाएगी। वंश उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो समझ रहा था नैना की वजह से तारा को उन दोनों के रिश्ते का डर लग रहा है। वंश कुछ देर के लिए कार को रोक लेता है। वो तारा को कहता है, आपसे आपके वंश को कोई नहीं छीन सकता। तारा खुश होके उसे पूछती है, सच में? मेरे वंश को मुझसे कोई नहीं छीनेगा ना? आज शादी के बाद पहली बार तारा ने वंश का नाम लिया था। भले ही वो इस समय ड्रंक थी, पर उसके मुंह से खुद का नाम सुनकर वंश बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वंश तारा के माथे पर किस करके उसको कहता है, सच में? आपके वंश को आपसे कोई नहीं छीनेगा। तारा अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। वो बच्चों की तरह रोते हुए कहती है, मैंने मिस्टर सूर्यवंशी का नाम ले लिया। नानाजी ने कहा था बचपन में, पति का नाम पत्नी को नहीं लेना चाहिए। अब नानाजी मुझे डांट लगाएंगे। वंश का दिल कर रहा था कार के स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर मार ले, पर वो कर भी क्या सकता था, थी तो तारा उसकी ही प्यारी सी वाइफ। आज बस वो ड्रंक थी, उसको उसकी बच्चों वाली हरकतें सहनी ही पड़ेगी। वंश एक बार तारा के गाल को प्यार से थपथपता है और उसको कहता है, हम आपके नानाजी को नहीं बताएंगे कि आपने वंश का नाम अपने मुंह से लिया था। तारा अपने मुंह पर उंगली रखकर उसको कहती है, ठीक है, मैं भी नहीं बहाऊंगी, आप नहीं बताना कि मैंने वंश का नाम लिया था। वंश हाँ में सर हिलाकर कार स्टार्ट कर लेता है। चैप्टर 88, मुझे आपके कंधे पर बैठकर हमारे रूम में जाना है। तारा और वंश सूर्यवंशी हाउस में आ जाते हैं। तारा गार्ड को देखती है जो कि सो रहा था। तारा वंश को कहती है, वंश ये देखिए, ये भैया सो रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, चलो इनको उठाते हैं। इनको कहते हैं नहीं सोने के लिए, ऐसे कोई सोते हैं क्या? वंश तारा का मुंह बंद करके उसको धीरे से कहता है, रात हो रही है ना, इसीलिए सो रहा है, इनको सोने देते हैं, हम भी सो जाते हैं। तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश अपने मन में कहता है, आज पहली बार गार्ड के अपनी ड्यूटी पर सोने से गुस्सा नहीं आ रहा मुझे। अच्छा है सो रहा है, नहीं तारा को ऐसे देखकर पता नहीं क्या सोचता। वंश और तारा हॉल में आ जाते हैं। हॉल में अंधेरा हो रहा था, रात के 12:30 बज रहे थे। तारा वंश को कहती है, वंश आपकी तो बिजली की कंपनी है ना, फिर लाइट कैसे चली गई? आपने बिजली का बिल नहीं भरा था क्या? वंश उसे कहता है, भूल गया था मैं बिजली का बिल भरना, पर हमारे रूम में लाइट आ रही है, वहाँ सो जाते हैं हम। तारा अपने पेट की तरफ इशारा करके कहती है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। वंश उसे कहता है, हम अभी तो खाकर आए हैं ना, नैना के घर पर खाना, फिर से खाना खाना है आपको? तारा उसे मुंह फुलाकर वंश को डांटते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना था आपकी दोस्त के घर में खाना, वो मेरी बुराई कर रही थी आपके सामने, आप आराम से खाना खा रहे थे। मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया गया उनके घर का कुछ भी, आपने क्यों खा लिया?
अब मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाए। वंश उसे कहता है, इतनी रात को क्या बनाऊं मैं आपके लिए, कुछ न कुछ किचन में होगा वही खा लेना आप। तारा उसको जिद करके कहती है, नहीं, आपके हाथ का बना खाना ही खाना है मुझे। तारा वंश का हाथ खींचकर उसको किचन में ले जाती है। वो किचन काउंटर पर बैठकर उसको कहती है, अच्छा सा बनना, मुझे भूख लग रही है। मुझे ठंडा खाना पसंद नहीं है, मम्मी मेरे लिए हमेशा गर्म रोटियां ही बनती है, आप भी गर्म ही बनाना। वंश फ्रीज में देखता है, कुछ खाने के लिए है क्या। लकीली उसमें राजमा चावल रखे हुए थे। वंश उनको तारा के लिए माइक्रोवेव में गर्म करके उसको प्लेट में डालकर दे देता है। तारा खाने को देखकर खुश हो जाती है। वो वंश के हाथ से खाने की प्लेट ले लेती है। वो वंश को कहती है, वाह, आपको खाना बनाना भी आता है वंश। मैं तो आपका टेस्ट ले रही थी, आप तो 100 मार्क्स से पास हो गए। आप तो परफेक्ट हस्बैंड हो। कितनी जल्दी आपने मेरे लिए इतना सब बना लिया। वंश उसे कहता है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, अब खा लीजिए आप। तारा उसे कहती है, कैसे खाऊं मैं, मेरे हाथ कहाँ गए, मिल ही नहीं रहे। वंश को हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रही थी तारा की हरकतों पर। वो चम्मच से तारा को खाना खिलाने लगता है। तारा खुश होके आराम से वंश के हाथ से खाना खा रही थी। तारा को अच्छे से खाना खिलाकर वंश तारा को कहता है, अब सो जाए हम। तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश उसको किचन काउंटर से उतरने लगता है। तारा ना में सर हिला कहती है, मुझे आपके कंधे पर बैठकर हमारे रूम में जाना है। चैप्टर 89 मेरे हस्बैंड आपको देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तारा की बात सुनकर वंश को हंसी आने लगती है। वो उसको हंसते हुए कहता है, क्या कहा आपने, आपको मेरे कंधे पर बैठकर हमारे रूम में जाना है। तारा हाँ में सर हिलाती है। वंश उसे कहता है, तारा मेरे कंधे दर्द करने लग जाएंगे, प्लीज़ ऐसे ही अपने पैरों से चले जाओ आप। तारा उसे कहती है, आप मुझे गोद में उठा सकते हो, कंधे पर नहीं उठा सकते। ठीक है, मैं यही सो जाऊंगी किचन में, अगर आप मुझे नहीं लेकर गए तो। तारा वही किचन काउंटर पर सोने लगती है। वंश उसको रोकते हुए कहता है, ठीक है, आप जैसे कहोगी वैसे मैं आपको हमारे रूम में लेकर चला जाऊंगा, आपको ऐसे किचन काउंटर पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तारा जल्दी से वंश के कंधे पर बैठ जाती है। वंश उसको किचन के बाहर लेकर आ जाता है। तारा में इतना ज़्यादा कोई वज़न नहीं था। वंश ने जिम में इतनी बॉडी तो बना रखी थी कि अपनी वाइफ को वो आसानी से उठा सकता था। तारा और वंश सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। तारा ने वंश के बालों को पकड़ रखा था। वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। तारा को वंश नीचे उतार देता है। वंश तारा को कहता है, अब सो जाते हैं। तारा उसे कहती है, आपने कहा था ना हम पार्टी करेंगे, चलो पार्टी करते हैं, डांस करते हैं। वंश उसको बेड के पास लेकर जाता है। वो उसको लेटा कर कहता है, पार्टी तो हो गई ना हमारी, नैना के घर पर आज के लिए इतनी पार्टी काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। तारा फिर से उठकर कहती है, नहीं, मुझे तो अभी पार्टी करनी है। अमीर लोगों की पार्टी रात भर चलती है, हम भी तो अमीर है। वंश उसको फिर से लेटा कर कहता है, सो जाओ आप, अब कोई पार्टी नहीं होगी, ये मेरा ऑर्डर है आपके लिए, अपने बॉस की बात नहीं मानेगी क्या आप। तारा उसे कहती है, ठीक है, नहीं करूंगी पार्टी, पर सर आप यहाँ इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो, मेरे हस्बैंड आपको देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, आप जाओ यहाँ से। वंश उसके पास बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, आपके हस्बैंड को मैं समझा दूंगा, आप सो जाओ। तारा बेड पर से उठकर कहती है, मुझे गर्मी लग रही है, अजीब सा फील हो रहा है पेट में। तारा का जी घबरा रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ही दारू जैसा कुछ पिया था। उससे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तारा जल्दी से वॉशरूम में जाती है। वंश भी उसके पीछे पीछे जाता है। तारा को उल्टियाँ हो रही थी। वंश जल्दी से उसको संभालता है, उसके बालों को पकड़ता है। उल्टी करने के बाद वंश तारा से पूछता है, अब आपको बेटर फील हो रहा है क्या। तारा कोई जवाब नहीं देती है। वो उल्टी करते ही नशे की वजह से बेहोश हो गई थी, वो नीचे गिरने ही वाली थी, उससे पहले ही वंश उसको संभाल लेता है। उल्टी की वजह से तारा के कपड़े भी खराब हो गए थे।
और तारा को संभालने की वजह से वंश के कपड़े भी खराब हो गए थे। वंश पहले तारा के मुंह को साफ करता है, फिर उसके कपड़े चेंज करके उसको अच्छे से साफ करके उसको कमरे में सुला देता है। उसके बाद वंश खुद भी अपने आप को साफ करता है, वो क्विक शॉवर लेकर अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है। वो भी फिर तारा के पास सो जाता है। फ्लैशबैक एंड वंश तारा की सारी हरकतों के बारे में सोच रहा था। तारा कुछ भी नहीं कह रही थी, वो बस वंश को देख रही थी। उसकी अभी भी यकीन नहीं हो रहा था उसने दारू पी ली थी क्या। तारा वंश को कहती है, पर मैंने ड्रिंक नहीं की थी, मैंने बस 2 ग्लास जूस पिया था, एक तो जब हम मिस खन्ना के घर गए थे तब, और एक खाना खाने के बाद। मैंने ड्रिंक नहीं पी थी। दारू का टेस्ट तो खराब होता है। वो जूस तो अच्छा था। फ्रूट जूस तो अच्छा होता है, उससे थोड़ी ना नशा होता है। चैप्टर 90 मैंने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया ना रात को। वंश तारा को कहता है, मुझे नहीं पता आपने कब ड्रिंक पी थी, पर आप कुछ ज़्यादा ही नशे में थी। आप अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। ड्रिंक पीने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश ही गई थी। तारा उसे पूछती है, मैंने कल रात को नशे में क्या क्या की था? कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की थी ना मैंने। वंश को तारा की कल रात की हरकतें याद आने लगती है, उसको हंसी आने लगती है उन सब को याद करते हुए। वंश को हंसते हुए देखकर तारा को डर लगने लगता है, ये सोचकर कि उसने ऐसा क्या किया था रात को कि वंश को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। तारा उससे फिर से पूछती है, बताइए मिस्टर सूर्यवंशी मैंने रात को क्या किया था? वंश अपनी हंसी पर कंट्रोल करके उसे बताता है, पहले तो आप नॉर्मल थी, आप बस डांस कर रही थी, फिर आप सबके सामने ये कह रही थी, मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ और आपको बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ। हमको कल नैना की पार्टी में जाने में लेट क्यों हो गई थी? तारा उसे हैरानी से पूछती है, मैंने सच में ये कहा था, आपके दोस्तों के सामने? वंश में सर हिलाकर कहता है, आप तो बहुत कुछ बताने वाली थी पर फिर हम घर आ गए। तारा उसे कहती है, फिर घर आकर हम दोनों सो गए, है ना? वंश में सर हिलाकर कहता है, घर पर आकर आपने मुझे कहा कि आपको मैं खाना बना कर दूँ, आपको आधी रात को भूख लग रही थी, जैसे तैसे मैंने आपको खाना खिलाया, पर फिर आपने एक नई फरमाइश रख दी मेरे सामने कि मैं आपको मेरे कंधे पर उठाकर हमारे रूम में लेकर जाऊं। तो मुझे आपकी बात माननी पड़ी। फिर आपको नशे की वजह से वॉमिट हुई, उसके बाद आप बेहोश होके सो गई। तारा दुखी होके कहती है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया ना रात को आपके दोस्तों के सामने। सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने कब दारू पी थी, शायद गलती से पी ली होगी मैंने। मुझे नहीं याद बिल्कुल भी। आई एम सॉरी, मैं लायक ही नहीं हूँ किसी पार्टी में जाने के लिए। मैं दारू कैसे पी सकती हूँ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? ये भी नहीं सोचा मैं आपके साथ हूँ मैं। वहाँ विशाल भाई थे, राशि थी, मिस खन्ना थी। वो सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कैसी वाइफ हूँ मैं? तारा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वंश उसके आंसू पोंछकर उसके माथे पर किस करके कहता है, ड्रिंक करने में कोई बुराई नहीं है, और आपने कौन सी जानबूझकर ड्रिंक की थी? और रही बात मेरे दोस्तों की, तो वो नहीं कर रहे हैं आपको जज। वो मेरे दोस्त है, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ। मेरे दोस्त मुसीबत में साथ निभाने वाली में है, ना कि मजाक उड़ने वाले। हम साथ में हंसते हैं, मजाक नहीं उड़ते हैं। उनको भी पता है आपने गलती से ड्रिंक कर ली थी, अब तक तो भूल भी गए होगे वो। हमें भी भूल जाना चाहिए कि आपने रात को ड्रिंक पी थी। घर में किसी को नहीं पता है, हम किसी को बताए भी नहीं कि आपने रात को ड्रिंक पी थी। ठीक है। चैप्टर 91 बेटर लक नेक्स्ट टाइम वंश। तारा में सर हिलाती है, पर वो अभी भी थोड़ी दुखी थी अपने रात के बिहेव की वजह से। उसे ये लग रहा था रात को उसने वंश को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसके दोस्तों और नैना के सामने उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? नैना को तो मौका मिल जाएगा ये कहना कि तारे उसके लिए ठीक नहीं है, वो उनकी तरह हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती है, इसीलिए दारू पी के इसी हरकतें की थी। तारा को दुखी देखकर वंश उसे कहता है, इन सब के साथ इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं जो आप में नशे में की थी। तारा उससे टेंशन में पूछती है, और क्या किया था मैंने? इन सब बातों के अलावा भी मैंने आपको इम्प्रेस किया था क्या?
आई एम सॉरी, मैंने और कुछ भी किया हो तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। वंश तारा के हाथ पर हाथ रख कर उसको कहता है, तारा मैंने कहा ना, आपको एम्बर्स फील करने की ज़रूरत नहीं है, रात को जो भी हुआ उसके लिए। मैं अगर रात को गलती से ड्रिंक पी लेता तो क्या आप मेरा ध्यान नहीं रखती क्या? आप मेरी वजह से इम्प्रेस फील करती क्या? तारा नमे कर हिलाती है। वंश उसे कहता है, तो वैसे ही मैं भी बिल्कुल एम्प्रेस फील नहीं कर रहा हूँ आपकी वजह से, आपने बस गलती से ड्रिंक पी ली थी जो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तारा को रिलीफ फील हो रहा था वंश की बात सुनकर। फिर उसे वंश की थोड़ी देर पहले कही बात याद आती है तो वो उससे पूछती है, मैंने रात को कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ की थी, आप बताने वाले थे ना? उसमें तो मैंने आपको एम्ब्रेस नहीं किया था ना। वंश उसे खुश होके बताता है, आपने मुझे रात को एम्ब्रेस नहीं खुश किया था। आपने मुझे पहली बार वंश कहा था। ना कोई सर, ना कोई मिस्टर सूर्यवंशी, सिर्फ वंश। तारा उसे छोटी आंखें करके घूर कर देख कर कहती है, ये आप झूठ कह रहे हो ना, मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, मैं आपका नाम ले ही नहीं सकती। मैं नशे में थी तो क्या आप कुछ भी मुझे कहोगे और मैं आपकी बात मान लूंगी। वंश उसे कहता है, पर आपने लिया था मेरा नाम। रात को आप मुझे वंश कहकर ही बुला रही थी। कितना अच्छा लग रहा था आपके मुंह से वंश सुनकर। आप मुझे वंश ही कहा कीजिए, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरा नाम। तारा बेड से उठकर उसे कहती है, मजाक किसी और के साथ करना। क्यों मुझे झूठ कह रहे कि मैंने आपका नाम लिया था अपने मुंह से? मेरा आगे ही सर में दर्द हो रहा है, आप और मुझे ये बातें करके स्ट्रेस दे रहे हो। मेरे लिए कोई पेन किलर मंगाइए, अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तारा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वंश अपने आप से कहता है, मेरी वाइफ को मुझ पर यकीन ही नहीं है, मुझे झूठा कह रही है। वीडियो बनानी चाहिए थी मुझे इनकी, तब इनको मुझ वो विश्वास होता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम वंश। चैप्टर 92 परेशान कर दिया है मुझे तुम दोनों ने। कुछ देर बाद तारा और वंश फ्रेश होके सभी घर वालों को डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन करते हैं। तारा को हैंगओवर की वजह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। अंश वंश से पूछता है, भाई आपका को प्रोजेक्ट जो आप खन्ना अंकल के साथ पार्टनरशिप करके साइन किए थे, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? वंश उसे कहता है, अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ। यशोदा जी थोड़ी जोर से कहती है, 1000 बार कह दिया है, घर में ऑफिस की बातें नहीं करनी है। खाना खाते समय तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वंश और अंश साथ में उनको सॉरी मॉम कहते हैं। तन्वी को हंसी आने लगती है। वो हंसते हुए यशोदा जी को कहती है, सही कहा आपने आंटी, घर पर घर परिवार की बातें करनी चाहिए, आस पड़ोस की बातें करनी चाहिए, ना कि सुबह सुबह काम से संबंधित फालतू बातें करनी चाहिए। पर बंदर को ये बात समझ में नहीं आती है। अंश उसे कहता है, काम से रिलेटेड बात फालतू नहीं होती है। और ये बात काली बिल्लियों को भी समझ में नहीं आती है। यशोदा जी अंश को कहती है, मैंने तुम्हें कहा है ना तन्वी को नाम से बुलाने के लिए। अंश इनको कहता है, पर मॉम बंदर इसने मुझे कहा है पहले। यशोदा जी तन्वी को कहती है, तन्वी मैंने तुम्हें भी कहा था ना अंश को अंश कहने के लिए। इसको अंश क्यों नहीं कहती हो तुम? तन्वी उनको कहती है, आंटी बचपन में मेरे पापा के घर एक क्यूट सा बंदर आता था, वो बिल्कुल इसकी तरह ही दिखता था। आपके इस बेटे पर बंदर नाम सूट करता है, तब मैं इसको बंदर कहती हूँ। अंश यशोदा जी से पूछता है, आप अभी भी चाहती ही मैं इसका नाम लेकर पुकारा करूँ इसे? यासोद की उन दोनों को कहती है, जो बोलना हो बोलो, तुम दोनों एक दूसरे को परेशान कर दिया है मुझे तुम दोनों ने। यशोदा जी वंश को पूछती है, रात को तुम दोनों कब आए थे? वंश उन्हें कहता है, लेट हो गई थी आने में मॉम, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तेज तेज खाना खाने की वजह से तारा के गले में खाना अटक जाता है और उसको खांसी आने लगती है। वंश उसे पानी देता है पीने के लिए। तन्वी तारा को कहती है, दीदी आराम से खाना खाओ, इतनी क्या जल्दी जो रही है आपको? तारा उसे कहती है, मुझे भूख लग रही है और ऑफिस के लिए भी लेट हो रही है। तन्वी उसे हंसते हुए पूछती है, रात को खाना नहीं खाया था क्या आपने जीजू की दोस्त के घर में? तारा उसे कहती है, खाया था।
तारा को वैसे ही हैंगओवर की वजह से चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। अब इसे तन्वी के सवाल से और ज़्यादा भूख की वजह से और गुस्सा आने लगता है। तारा तन्वी को डांटते हुए कहती है, भूख लग रही है मुझे, खाना खाने से मुझे। तारा फिर से खाना खाना लगाती है। तन्वी धीरे से कहती है, ये दीदी जीजू के साथ रहकर भी बिल्कुल भी नहीं बदली है, अभी भी ये मेरी वही गुस्सैल दीदी ही है। पता नहीं जीजू दीदी को कैसे सहते होगे। भगवान ही बचाए जीजू को दीदी के गुस्से से। बस जीजू को कभी मेरी दीदी का ये गुस्से वाला रूप ना देखना पड़े। चैप्टर 93 तारा vs नैना। तारा और वंश ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए चले जाते हैं। कार में वंश तारा को पूछता है, अब भी आपके सर में पेन हो रहा है क्या? तारा उसे कहती है, हाँ पता नहीं क्या हो गया है मुझे लगा ही था मुझे नहीं जाना चाहिए था मिस खन्ना की गेट टुगेदर वाली पार्टी में। वंश उसे कहता है, ठीक है, अगली बार हम ऐस बड़ी ई किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। तारा उसे हु कहती है। थोड़ी देर में तारा और वंश ऑफिस आ जाते हैं। हैंगओवर की दवाई से तारा को बेटर फील हो रहा था। दोपहर में तारा वॉशरूम में थी, वो अपने हाथ धो रही थी। नैना उसके पास आती है। वो उसको प्यार से सॉफ्ट टोन में कहती है, हाय तारा, गुड आफ्टरनून। तारा अपनी तरफ देखती है। उसे कुछ अजीब लगता है नैना का उसको इतने प्यार से बात करना। वैसे नैना हमेशा उससे प्यार से ही बात करती थी, पर उसे यही लगता है नैना आज भी उसको नीचा दिखाने के लिए ही आई होगी। तारा उसे हाई कहकर गुड मॉर्निंग विश करती है। नैना उसे कहती है, कांग्रेस तारा। तारा उसे पूछती है, कांग्रेस किस लिए? नैना उसे कहती है, थोड़े दिन पहले तुम्हारी शादी हुई थी ना वंश से, तुम्हारी शादी इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन प्लस इतनी रिस्पेक्ट फैमिली के बेटे से हुई है, तब तुम्हें मैं बधाई दे रही हूँ। तारा उसे थैंक यू कहती है। नैना उसे कहती है, वैसे मानना पड़ेगा क्या किस्मत पाई है तुमने, तुम्हें बिना कुछ करे वंश जैसा इतना अमीर पति मिल गया। वैसे क्या कहकर वंश को कन्विंस किया तुमने उसे शादी के लिए? क्या फूल प्रूफ प्लान था ना तुम्हारा? दुल्हन शादी से भाग गई तो तुम वंश की दुल्हन बन गई। वैसे तुम्हें पता है ना इस बड़ी ई शादी की दुल्हन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट वाइफ। तुम भी वंश की वो ही हो ना। तारा को उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नैना को कहती है, आपको मुझसे मेरी और मिस्टर सूर्यवंशी के शादी से रिलेटेड बात करनी है तो मैं आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तारा बाहर जाने लगती है। नैना उसका हाथ पकड़कर उसको कहती है, पर तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत किया वंश के साथ? उसको अपने जाल में फंसाकर उससे शादी की तुमने, उसकी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था ना तुम्हें। तारा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर नैना उसका हाथ नहीं छोड़ती है। नैना उसको कहती है, ये तो सोचना चाहिए ना उसकी क्या इज्जत रह जाएगी सोसाइटी में एक मामूली सी सेक्रेटरी से शादी करके। तारा अपना हाथ छुड़ाकर नैना का हाथ पकड़ लेती है। वो उसका हाथ थोड़ा सा मरोड़ कर कहती है, अब यही मामूली सी सेक्रेटरी उनकी वाइफ है, जिस कंपनी के अंदर आप खड़ी हो उसके सीईओ की ऑफिशियली वेडेड वाइफ। तो मुझसे दोबारा बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी नहीं। मैंने कहा था मिस्टर सूर्यवंशी को ऑफिस में उनकी पीए बनकर ही रहूंगी, पर घर पर उनकी वाइफ ही हूं मैं। तारा नैना का हाथ छोड़ देती है। नैना का हाथ लाल हो गया था, वो गुस्से में तारा को देख रही थी। तारा उसे प्यार से सॉफ्ट टोन में कहती है, मुझे पसंद नहीं है अपनी पावर का मिसयूज करना, पर अगर अगली बार आप मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आने की कोशिश करोगी तो हो सकता है उसके अगले दिन खन्ना इंडस्ट्री के शेयर्स आसमान से जमीन पर आ जाए। आगे आप खुद समझदार हो। चैप्टर 94 मैं तो इसे मामूली सी समझ रही थी, ये तो बॉडी बिल्डर निकली। नैना अपने हाथ को सहलाते हुए गुस्से में तारा को कहती है, हाउ डेयर यू, तुम मुझे धमकी दे रही हो। तारा उसे कहती है, हाँ इसे आम भाषा में धमकी भी कह सकती हो आप। लंदन से पढ़कर आए हो ना आप, इतना भी नहीं पता आपको? नैना उसे कहती है, ये इतना घमंड तुम में वंश से शादी करके आ रहा है ना? तारा उसे कहती है, घमंड नहीं कॉन्फिडेंस कहते हैं, और ये मुझ में मिस्टर सूर्यवंशी से शादी करने से पहले से ही था। हाँ अब थोड़ा बढ़ गया है ये अपने पति का प्यार सम्मान और साथ पाकर। नैना उसे कहती है, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस तो मैं तोड़कर रखूंगी।
मैं तुम्हें सामने से कह रही हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर वंश तुमसे तलाक ले लेगा। तारा उसे बाहर जाते हुए कहती है, कोशिश कर लेना, हो सके हो कर लेना। तारा वहां से चली जाती है। नैना अपने लाल हाथ को देखकर कहती है, मैं तो ऐसे मामूली सी समझ रही थी, ये तो बॉडी बिल्डर निकली। नैना वहां से अपने डिपार्टमेंट में चली जाती है। तारा अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई थी। उसने नैना को धमकी तो से दी थी, पर अब उसे डर लग रहा था कि नैना सच में उसके और वंश के रिश्ते में दरार ना डाल दे। अभी अभी उनके शादीशुदा जीवन की शुरुआत हुई थी। अभी अभी तारा ने अपने जीवन में सपने देखने शुरू किए थे। वो नैना जैसी किसी भी लड़की की वजह से इन सब सपनों को अपनी आंखों के सामने से टूटते हुए नहीं देख सकती थे। तारा पूजा और ज्ञान को मैसेज करती है लंच ब्रेक में अपने पहले वाले रेस्टोरेंट में मिलने के लिए। उनको इन दोनों से जरूरी बात करनी है। वो दोनों उसे ओके का मैसेज करते हैं। लंच ब्रेक में वो तीनों अपने उस दिन वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। पूजा और ज्ञान दोनों को ही तारा टेंश दिखाई दे रही थी। वो दोनों समझ रहे थे कोई जरूर बड़ी बात हुई है, तभी तारा ने उन दोनों के साथ मीटिंग ऐसे अचानक से रेस्टोरेंट में फिक्स की थी। पूजा तारा से पूछती है, क्या हुआ तारा, आज फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? तारा हाँ में सर हिलती है और आज की नैना से रिलेटेड सारी बात बताती है उन दोनों को वॉशरूम में हुई थी। पूजा तारा से पूछती है, ये नैना खन्ना तेरे और बॉस के बीच में गलतफहमी क्यों करना चाहती है? ज्ञान उसे कहता है, सिंपल सी बात है, इस खन्ना तारा की जगह लेना चाहती है। तारा उसे कहती है, न ही मैं ऐसा कुछ भी नहीं दे सकती। मैं प्यार करती जी मिस्टर सूर्यवंशी से। उस नैना खन्ना को तो बिल्कुल अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। चैप्टर 95 हम उनके ऊपर केस कर देंगे। पूजा तारा को कहती है, तू क्यों घबरा रही है, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। ज्ञान बर्गर खाते हुए तारा को कहता है, हाँ पूजा सही कह रही है, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। वैसे भी 6 महीने में कैसे वो तेरा और बॉस का तलाक करवाएगी? मेरे ताऊजी ने मुझे बताया था, आजकल कम से कम 1.5 साल लगते हैं तलाक होने के लिए। तू टेंशन नहीं ले, वो नैना खन्ना तेरे और बॉस के बीच में डाइवोर्स करवाएगी तो हम उनके ऊपर केस कर देंगे तेरे और बॉस के बीच में आने के लिए। मैंने बताया था ना तुझे, मेरे ताऊजी बहुत बड़े लॉयर है। तेरा केस वो फ्री में लड़ लेंगे, तुझसे थोड़ी ना पैसे लेंगे वो। तू चिंता मत कर, हमारे पास भी कानून की ताकत है। तारा ज्ञान को कहती है, अपने ये फालतू आइडिया अपने पास रख। तुम दोनों ये बताओ, मैं मिस खन्ना को मिस्टर सूर्यवंशी से दूर कैसे रखूं? आज तो उन्होंने मुझे अपने मुंह से कह दिया अपने नापाक इरादों के बारे में। पूजा कुछ सोचकर तारा को कहती है, अगर विजन 2023 ही खत्म हो जाए तो ना रहेगा विजन 2023, ना रहेगी नैना। तारा उसे कहती है, नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं। ये विजन 2023 मिस्टर सूर्यवंशी का सपना है, इतने सालों से देखा हुआ। कितने गरीब लोग का रोजगार जुड़ा है इससे। अपने लिए मैं इतने सारे लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कुछ और सोचने पड़ेगा। ज्ञान उसे कहता है, जो पिछली बार किया था वो ही इस बार भी कर ले। बॉस से बात कर, उनको बता से मिस खन्ना के बारे में। वो अगर तुझसे प्यार करते ही तो तुझे समझेंगे और मिस खन्ना से दोस्ती तोड़ देंगे हमेशा के लिए। तारा पूजा से पूछती हैं, मिस्टर सूर्यवंशी को बताना सही है क्या? उनको ये नहीं लगेगा मैं उन पर शक कर रही हूँ? पहले मुझे अपने लेवल पर ही कर लेना चाहिए मिस खन्ना और मिस्टर सूर्यवंशी को दूर रखने का। पूजा उसको कहती है, सर के चाहे बिना कुछ भी नहीं होगा। सर तेरी साइड रहेंगे तभी सब सही रहेगा, सब तेरे फेवर में रहेगा। ज्ञान तारा के मुंह के पास बर्गर ले जाता है। वो उसे कहता है, तू ज्यादा टेंशन नहीं ले, कुछ खा ले। बिना खाना खाए कैसे मिस खन्ना से लड़ेगी? ताकत चाहिए तुझे भी हर चीज के लिए। डोंट वरी, कुछ भी नहीं कर पाएगी मिस खन्ना। तारा उसके हाथ से बर्गर खा लेती है। अपने दोस्तों से बात करके उसको थोड़ी राहत मिल रही थी। तारा बर्गर खाते हुए उन दोनों से कहती है, पहले लाइफ कितनी आसान थी, अच्छी जॉब थी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कुछ भी नहीं। पर जब से मेरी शादी हुई है अब ये नहीं रामायण शुरू हो गई है, अपने पति को दूरी लड़कियों से बचाने की। पता नहीं मेरी ही पति को इतना हैंडसम और अमीर होना तक क्या 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 करना पड़ता है अपना शादीशुदा जीवन बचाने के लिए।
ज्ञान उसे कहता है, हाँ तो लग्जरी लाइफ ऐसे ही थोड़ी ना मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए। पापड़ खाने हैं तो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। अच्छे से खाना खाकर वो तीनों वापस अपने ऑफिस चले जाते हैं और आज भी ज्ञान ने सारा बिल तारा से ही भरवाया था। तारा ने थोड़ा नाटक किया था फिर भर दिया था सारा बिल। चैप्टर 96 मिस्टर सूर्यवंशी आज मेरा मन नहीं है। तारा और वंश शाम को घर आ जाते हैं। अंश भी उसी टाइम घर आया था। तारा हाल में बैठी यशोदा जी से पूछती है, मॉम तन्वी कहाँ है, अपने रूम में है क्या वो? यशोदा जी उसे कहती है, उसको तो तनु लेने आया था, उसके साथ चली गई वो। अंश यशोदा की को कहता है, बट मॉम उसके एग्जाम है ना, ऐसे कैसी चली गई वो? यशोदा जी उसे कहती है, कितने दिन हो गए उसे घर गए हुए, उसके घर वालों को भी उसकी याद आ रही होगी। अपनी किताबें लेकर गई है वो अपने साथ, उसने मुझे कहा था तुझे कहने के लिए कि वो अपने घर से ही पढ़ लेगी। तारा भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, वो सोच लेती है रात को अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर लेगी तन्वी के बारे में। अंश अपने रूम में चला जाता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तन्वी वापस चली गई है इसीलिए। वो और तन्वी पूरे दिन लड़ते रहते थे पर उसको अच्छा लगने लगा था तन्वी का उसके पास रहना, उसको बंदर कहना। अंश अपने आप से कहता है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है भाभी के बहन के जाने से, अब तो मुझे मेरे सारे इमोशन पर कंट्रोल भी हो गया था। कभी न कभी तो उसको जाना ही था, पर एक बार जाने से पहले उससे मिल लेता तो अच्छा रहता। रात को हंसिया चांद का चेहरा। दिन के बाद तारा और वंश अपने रूम में आ जाते हैं। वो दोनों बेड पर थे। तारा अपनी मम्मी को फ़ोन करती है तन्वी को ऐसे अचानक वापस बुलाने के लिए, तो वो उससे ये कह देती है कि ऐसे ही बुला लिया था, डरने वाली कोई बात नहीं है। तारा को भी अपनी मम्मी से बात करके तसल्ली हो जाती है। तारा वंश के पास ही लेट जाती है। वंश तारा को कहता है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो, तन्वी अपने घर ही तो गई है, आप उसके लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तारा वंश के सीने पर अपना सर रख कर उसको कहती है, पता नहीं, पर अब सब सही है, मम्मी ने कहा ना, सब सही है। वंश उसके चेहरे को थोड़ा उठाता हूँ और उसको कहता है, सब सही ही होगा, कुछ होगे तो हम दोनों तो है ही उसके साथ। वंश झुककर उसके होठों पर अपने होठ मिलने ही वाला था, पर उससे पहले ही तारा वंश के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसको कहती है, मिस्टर सूर्यवंशी आज मेरा मन नहीं है, प्लीज़ आज नहीं, काम की वजह से थक गई हूँ मैं, सोना चाहती हूँ मैं। वंश भी उसको किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करता है और उसको हक करके ऐसे ही लेटा रहता है। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तारा को रह रह कर फिर से नैना की याद आ रही थी। उसका उसको चैलेंज करने भी याद आ रहा था। तारा को ये भी लगता है वंश उससे नाराज हो गया है, वो वंश को सॉरी कहती है। वंश उसे पूछता है, सॉरी किस लिए? तारा उसे कहती है, आप गुस्सा तो नहीं हो ना, मैंने आपको माना कर दिया, आप चाहो तो कर लो, आपको जो करना है वो। वंश उसको कहता है, आपको क्या लगता है आपका कंशन मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता है? रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता है, दोनों की हाँ होनी चाहिए। क्या बात आपको परेशान कर रही है, आप मुझे बता सकती हो? चैप्टर 97 रोज रोज मेरी नींद उड़ने आ जाती हो तुम। वंश का सवाल सुनकर तारा उसे कहती है, नहीं मुझे कोई बात परेशान नहीं कर रही है, आज बस नींद आ रही है, कल की दारू की वजह से अभी भी थोड़ी थकान हो रही है। वंश उसे कहता है, पक्का कोई बात नहीं हुई ना? तारा वंश के गाल के किस करके उसे कहती है, कोई बात नहीं हुई है, कोई बड़ी बात होगी तो आपको ही बताऊंगी ना, आपको इतना तो भरोसा होगा ही मुझ पर कि छोटी मोटी बातों को तो मैं अपने लेवल कर ही हैंडल कर सकती हूँ। पहले जब मैं सिर्फ आपकी पीए थी तब मुझ में इतनी पावर थी, अब तो मैं सूर्यवंशी खानदान की बड़ी बहू हूँ, अब तो मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वंश उसे के गाल पे किस करके कहता है, और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपका हस्बैंड हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तारा वंश को हक कर लेती है। तारा अपने मन में कहती है, सॉरी मिस्टर सूर्यवंशी, मैं आपको अभी नैना के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि उसको तो मैं अपने लेवल पर ही हैंडल करना चाहती हूँ। मैं भी देखती ही वो क्या क्या कर सकती है। होगी वो नैना खन्ना किसी कंपनी के सीईओ की बेटी, पर मैं भी तारा सूर्यवंशी ही उसको देखा दूंगी, कौन हूँ मैं?
किससे पंगा लिया है उसने, उसको भी पता चलेगा। किसी का हस्बैंड उससे छीनना इतना भी आसान नहीं होता है। कुछ देर में तारा और वंश दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंश अपने रूम में, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 2 बज गए थे पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसको आंख बंद करते ही तन्वी का चेहरा याद आ रहा था। अंश आंखें बंद किए हुए अपने आप को कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे, नहीं करता हूँ मैं उस काली बिल्ली से प्यार, क्यों मुझे आंख बंद करते ही बस वही दिख रही है। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है सब कुछ रुक गया है। सही कहता हूँ मैं उसको काली बिल्ली, कोई काम सही से नहीं हो रहे मेरे, नींद भी उड़ाकर चली गई मेरी। अब अपने घर भी चली गई ना वो, पर मुझे पता है कुछ दिनों में वापस आ जाएगी जब उसे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। तब ये कहते हुए कि अंश तन्वी की नकल करते हुए कहता है, बंदर मुझे ये समझाओ तुम अच्छा समझते हो, वैसे तो मैं तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान की कोई मदद ना लूँ कभी, पर तुम इंटेलिजेंट हो, साथ में मेरे जीजू के भाई एक दीदी के देवर हो, तो तुम मेरे रिश्तेदार भी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद ले रही हूँ। इसीलिए चुप होके बिना कोई फालतू बकवास करे मुझे ये सवाल समझाओ, मुझे टॉप करना है। ये सब याद करके अंश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके कानों में तन्वी की आवाज़ आती है, बंदर तुम मेरी नकल उतार रहे हो। अंश अपने आसपास देखता है, उसके पास तन्वी लेटी हुई थी। अंश उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तन्वी उसे कहती है, तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है, किसी और की अमानत हूँ मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। अंश उसके थोड़ी पास आकर उसे कहता है, क्यों कर रही हो शादी, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, मना कर दो अपने नाना जी को। तन्वी उसके पास आकर उसे कहती है, शादी तो होकर रहेगी और तुम मुझे तब भी कुछ भी नहीं पाओगे। अंश उसके गाल गाल पर हाथ रख कर उसे कहता है, क्या कहूँ तो तुम्हें मैं खुद कंफ्यूज हूँ अपनी फीलिंग्स के लिए, जब से हम दोनों मिले हैं तब से तो बस लड़ते ही आए हैं, ऐसे थोड़ी ना प्यार होता है। तन्वी उसकी आंखों में देखकर कहती है, बंदर तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो गया है ना। अंश उसके माथे पर किस करके उसको हक करके कहता है, हाँ, अगर इसे प्यार कहते हैं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा। तन्वी उसे कहती है, क्यों नहीं कहोगे। अंश उसे कहता है, सोने दो मुझे, बिना शादी किए ही रोज रोज मेरी नींद उड़ने आ जाती हो तुम। अंश को तो पहले ही नींद आ गई थी, वो तो बस तन्वी का सपना देख रहा था। चैप्टर 98 ऐसे बिहेव की उम्मीद मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं है। अगले दिन तारा उठती है, वो वंश की बाहों में रही थी, वंश ने उसे टाइटली हक कर रखा था। तारा वंश के माथे पर किस करती है और उसको धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर सूर्यवंशी। तारा उठने लगती है, वंश बिना अपनी आंखें खोले मुस्कुरा तारा को गुड मॉर्निंग कहता है और तारा को और टाइटली ज़्यादा हक कर लेता है। तारा वंश को कहती है, मिस्टर सूर्यवंशी मुझे उठना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए अब, लेट उठेंगे तो ऑफिस में जाने में भी लेट हो जाएगी। वंश उसे कहता हूँ, कभी नहीं। वंश की बात सुनकर तारा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो वंश को कहती है, आपसे दूर नहीं जा रही हूँ मैं, बस बेड से उठ रही हूँ। वंश अपनी पकड़ को ढीला कर देता है। तारा उठकर बैठ जाता, वो तारा वंश के बालों को सहलाकर उठकर वॉशरूम में चली जाती है। वंश तारा को वॉशरूम में जाते हुए देख रहा था, फिर वापस से अपनी आंख बंद करके कुछ देर और के लिए सो जाता है। कुछ देर बाद सभी सूर्यवंशी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। अंश का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था तन्वी को बिना देखे। अंश हिम्मत करके तारा को कहता है, भाभी आपकी बहन को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, उनसे मुझे कहा था जो उसका अगला वाला पेपर थोड़ा हार्ड है। तारा उसे कहती है, भाई उसे सब कुछ आता है, फिर भी उसे सब कुछ हार्ड लगता है। हर साल टॉप करती है कॉलेज में, फिर भी एक नंबर काटने से भी डरती है। उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे फ़ोन कर लेगी। अंश उसे कहता है, उसने मुझे कहा था उसे मेरा समझाया ज़्यादा समझ में आता है। आपको वो फ़ोन करे तो आप मुझे बता देंगे, मैं उसको समझा दूंगा। वंश अंश को कहता है, तुझे तन्वी की इतनी टेंशन क्यों हो रही है, वो बच्ची यहाँ थी तब तो तू उससे लड़ता रहता था, अब उसके बारे में इतना कंसर्न देखा रहा है।
कल तो इसी डाइनिंग टेबल पर। यशोदा जी थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, वंश अब बस करो। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते हैं। जो भी अंश और तन्वी के बीच में नोक झोंक होती है, वो दोनों की तरफ से होती है ना। तुम इसके बड़े भाई हो, तुम्हें इसे समझना चाहिए, पर तुम तो इसे ताने मार रहे हो। और अंश अब कुछ गलत तो कर नहीं रहा ना, तन्वी की चिंता ही तो कर रहा है। अंश ने जो भी पहले नासमझी में किया, उसकी वजह से जो भी तन्वी को प्रॉब्लम हुई, उसकी माफ़ी मांग ली ना उसने तन्वी से। अब दोनों के बीच सब सही है। अंश उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा था ना। तुमने इसको को भी सजा दी, उसको पूरी ईमानदारी से निभा रहा है ना ये। तुम्हें पता है अंश तुम्हारी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तुम्हारी बात अगर ये बिना कुछ भी कहे सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम इसे कुछ भी कहोगे। ऐसे बिहेव की उम्मीद मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता होगा तुम्हें अब क्या करना है। वंश अंश को सॉरी कहता है, अंश उसे इट्स ओके कहता है। वंश और अंश दोनों पर उसके बाद कुछ भी नहीं कहते हैं। तारा अंश को कहती है, थैंक यू भाई, आपने इतना सोचा तन्वी के बारे में, पर आप अपने काम पर फोकस की करो। तन्वी की टेंशन नहीं लो आप। उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगी। चैप्टर 99। शादी तो होनी ही थी, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तीनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को तारा और वंश दोनों को किशोर जी घर बुलाते हुए वो दोनों वहां जाते हैं। वो दोनों तारा के घर में हॉल में सोफे पर बैठे थे। चाय कॉफ़ी पीने के बाद तारा अपनी मम्मी से इसरे ने पूछती है, सब ठीक हैं। किशोर जी उन दोनों को कहते हैं, कल शादी है तन्वी की। वो दोनों हैरान हो जाते हैं किशोर जी की बात सुनकर। वंश उनको कहता है, इतनी जल्दी कैसे पर नाना जी, 1.5 महीने बाद होने वाली थी ना तन्वी को शादी, कल ही कैसे। तारा भी उनको कहती है, आपने कहा था उसका एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद शादी होगी उसकी, अभी कल कैसे। किशोर जी उनको कहते हैं, मुझे पता है मैंने क्या फैसला लिया, पर मुझे अपने फैसले को बदलना पड़ा। वंश उनको कहता है, ऐसा क्या हुआ कि आपको इतनी जल्दबाजी करनी पड़ रही है तन्वी की शादी के लिए। किशोर जी उनको बताते हैं, मैंने तन्वी को इतनी जल्दी इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरे जिस दोस्त के पोते से मैं तन्वी की शादी करवा रहा हूँ, उस दोस्त को हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी तब तो ठीक है वो मैं तन्वी को उनसे मिलने के लिए लेकर गया था। अपने बाप की ये हालत देखकर मेरे दोस्त अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, ताकि वो जीते जी अपने पोते की शादी देख सके। अब इस बड़ी की हालत में उनको माना थोड़ी ना करता मैं कि मैं इतनी जड़ी शादी नहीं कर सकता अपनी नातिन की। वंश और तारा दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे किशोर जी को। तारा शारदा जी से पूछती है, तन्वी ठीक है। शारदा जी हाँ में सर हिलाकर कहती है, अपने कमरे में है, पढ़ रही है। तारा अपने कमरे में जाती है, उसके साथ शारदा जी भी आ जाती है। तन्वी पूरी लगन से पढ़ रही थी, उसके चेहरे पर शादी की बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही थी। तारा उसे पूछती है, तन्वी तू ठीक है ना। तन्वी मुस्कुराकर उसको कहती है, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। तारा उसे कहती है, नहीं कल तेरी शादी। तन्वी उसको कहती है, शादी तो होनी ही थी, क्या फ़र्क पड़ता है। नानाजी 1 महीने बाद करवा रहे हैं या 1 दिन बाद। तारा शारदा जी को कहती है, मम्मी हम लड़के वाले से बात नहीं कर सकते क्या, मान लेंगे वो बात। इतनी जल्दी कैसे, क्यों कर रहे हैं नानाजी ऐसे। तन्वी तारा का हाथ पकड़कर उसको कहती है, दीदी आप मेरी टेंशन न करो। मेरी लाइफ के साथ सब सही ही होगा। हमको बचपन में ऐसा लगता था ना, हम नानाजी का आसान कैसे चुकाएंगे। अब अच्छा है ना, अगर मेरे उनके बताए रिश्ते से शादी करने से अब चूक जाएगा उनके सारे एहसान। हमारे दिल से भी बोझ उतर गया, नानंजी के एहसानों का बोझ। तारा तन्वी को हक कर लेती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था अपनी मासूम सी बहन के लिए क्या करे वो। चैप्टर 100। बुरा तो उस लड़के के साथ हो रहा है जिसकी शादी मेरे साथ हो रही है। रात 8 बजे वंश सूर्यवंशी विला वापस आ जाता है। कल ही शादी थी, इसीलिए तारा अपने नानाजी के घर रुक गई थी। वंश घर के अंदर जाता है तब अंश और यशोदा जी साथ में हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। वो भी उनके पास बैठ जाता है। यशोदा जी उसे पूछती है, इतनी लेट कैसे हो गई आने में, और तारा कहाँ है।
तुम्हारे साथ नहीं आई वो, ऑफिस में ज़्यादा काम है क्या आज? वंश यशोदा जी और अंश को सारी बात बताता है क्या क्या हुआ तारा के घर में। लास्ट में वंश उनको कहता है इसीलिए तारा वहीं रुक गई, मम्मी और तन्वी की हेल्प हो जाए। अंश वंश को कहता है पर भाई भाभी के नाना जी ऐसा कैसा कर सकते हैं आपकी साली के साथ? वंश उसे कहता है उस घर में बस नाना जी की ही चलती है, उनके फैसले के आगे कोई नहीं बोल सकता, मम्मी या तारा भी नहीं। अंश उसको कहता है पर यह गलत है ना इसे एक दिन में शादी करवाना अपनी बेटी की, एक तो वो उसकी शादी ऐसे ही किसी भी लड़के से करवा रहे हैं, ऊपर से उसको आज तक उससे मिलवाया भी नहीं, अब कल शादी करवा रहे हैं। आप मना कर दो उनको, आपकी बात मान लेंगे वो, आप जवई हो ना उनके। वंश उसको कहता है मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी नहीं कर सकते हम, कल शादी में जाना है, आप दोनों भी चलना। नाना जी के घर में ही है शादी। वंश उठते हुए यशोदा जी को कहता है मॉम मैं खाना खा कर आया हूँ, आप दोनों खा लेना, मैं सोने जा रहा हूँ। वंश अपने रूम में चला जाता है। अंश यशोदा जी को कहता है मॉम मुझे भी आज भूख नहीं है, मुझे भी नींद आ रही है, आप खा लेना। अंश भी अपने रूम में चला जाता है। यशोदा जी का भी अकेले खाना खाने का मन नहीं होता है, तो वो भी अपने रूम में चली जाती है। आधी रात हो रही थी, अंश घर की छत पर था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। वो वही छत पर चक्कर काट रहा था, उसको रह रह कर तन्वी का उस दिन का आधी रात का रोना याद आ रहा था। जब उसको पता चला था उसके नाना जी ने उसकी सगाई कर दी है। अंश अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था, भाभी के नाना जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मांगा था उसने यही न कि उसको पढ़ना है और अपने एग्जाम देने हैं, पीएचडी करनी है, जॉब करनी है, एग्जाम तो ठीक से देने देते उसको ऐसे कैसे शादी करवा सकते हैं? उसके कानों में तन्वी की आवाज़ आती है बंदर वो मेरे नाना जी है, वो कर सकते हैं ऐसा। तन्वी उसके पास आती है। अंश उसको देखते ही हक कर लेता है। वो उसको कहता है क्यों कर सकते हैं ऐसा, तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है क्या, तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखती क्या, उनको तुमसे तो पूछना चाहिए ना तुम्हारी शादी करवाने से पहले। तन्वी उसे कहती है हो सकता है मैंने हाँ कह दी हो, मेरी मर्जी हो इस शादी में, मैं शादी करना चाहती हूँ। अंश उसको टाइट हक करके कहता है मजबूरी में हाँ कहने को हाँ कहना नहीं कहते हैं। मुझे पता है तुम अभी शादी करना नहीं चाहती हो, तुम्हारे अपने सपने हैं अपनी लाइफ को लेकर, तुम उनको पूरा करना चाहती हो। तन्वी उसे कहती है तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, तुम तो कह रहे थे ना आंटी को उस दिन कि मेरे साथ सही हो रहा है, बुरा तो उस लड़के के साथ हो रहा है जिसकी शादी मेरे साथ हो रही है। अंश उसे कहता है वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तब मैं कौन सा तुमसे प्यार करता था। तन्वी उससे थोड़ी दूर होके उसे कहती है तो अब जब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो तुम्हें मुझसे सिम्पथी हो रही है। अंश उसके चेहरे को गाल से थाम कर उसको कहता है काली बिल्ली सिम्पथी नहीं, चिंता हो रही है मुझे तुम्हारी। गलत कर रहे हैं तुम्हारे नाना जी, बड़े होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। तुम उनको कुछ क्यों नहीं कह रही हो, ऐस बड़ी ई क्या मजबूरी है तुम्हारी। तन्वी उसे कहती है मैं उनको नहीं मना सकती शादी के लिए, तुम बोल दो नाना जी को तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। अंश उसे कहता है सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तन्वी उसे कहती है क्यों हिम्मत नहीं है, डर लगता है मेरे नाना जी से। अंश उसे कहता है अंश सूर्यवंशी किसी से नहीं डरता, पर मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तन्वी उसका हाथ पकड़कर उसको पूछती है क्यों नहीं करना चाहते हो, तुम्हें ये लगता है ना जैसे तुम्हारे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया, वैसे तुम्हारा भी हो जाएगा एक दिन। अंश उसे कुछ भी नहीं कहता है। तन्वी उसे कहती है बोलो बंदर, यही रीजन है ना मुझे अपनी दिल की बात नहीं कहने की, क्योंकि तुम्हें डर लगता है तुम अपने डैड की तरह बन जाओगे, अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाओगे। अंश उसे थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है मैं उनकी तरह नहीं हूँ, ना ही कभी उनकी तरह बनूंगा, मैं अपनी मॉम की तरह हूँ, अपने भाई की तरह हूँ। मिस्टर प्रताप सूर्यवंशी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, जो अपने वाइफ और बच्चों को छोड़कर चले गए, उनको अपनी लाइफ से निकाल दिया, उनकी तरह नहीं हूँ। ये सब कहते हुए अंश की आंखें अपने आप ही खुल जाती है। वो अपने आसपास देखता है। वो अकेला अपने रूम में सो रहा था।
वो समझ जाता है वो फिर से तन्वी का सपना देख रहा था। वो पानी पीता है और फिर से सो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट एंड thanks for watching and subscribe for listening next chapters of CEO's Innocent Substitute Wife.